नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। तकरीबन 2 महीने से लॉकडाउन में लाखों श्रमिक पूरे देश में फंसे हुए हैं। सरकार ने ट्रेनें चलाई तो बसें भी मजदूरों को घर तक पहुंचाया गया, पर अभी भी लाखों मजदूर फंसे हुए हैं। बहुत से पैदल अभी भी चल रहे हैं। तो कई ट्रेनों में टिकट के पैसे लेने की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की इस हालात पर स्वतः संज्ञान लिया है और केंद्र और राज्यों से सवाल पूछे हैं, आदेश भी दिए। सरकार कह रही है टिकट के पैसे नहीं लिए गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब मजदूर पैसे की बात कर रहे हैं तो स्थिति स्पष्ट करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजदूरों को घर तक पहुंचाना सरकारों की जिम्मेदारी है, इसे पूरा करें। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। मजदूरों के खातों में राहत राशि पहुंचाने के साथ ही रोजगार की मांग भी की। मजदूरों पर देश में सियासत जारी है। सरकार प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाने के साथ ही राहत कार्य में कहां तक पहुंची है, ये एक बड़ा सवाल है। जी हां, यही हमारा आज का विशेष, श्रमिक, सियासत और सुप्रीम आदेश। हम इस विषय में चर्चा करें इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों का मुद्दा अब देश की सर्वोच्च अदालत में है। गुरुवार को फिर एक बार सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे तो केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकील कपिल सिब्बल में तीखी बहस हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और देश भर के राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। राज्यों ने प्रवासी मजदूरों को प्रवेश से रोका। प्रवासी मजदूरों को टिकट कौन दे रहा है, उसका भुगतान कौन कर रहा है। टिकट के पेमेंट के बारे में कंफ्यूजन है। इसी कारण मिडिलमैन ने पूरी तरह से शोषण किया है। इस पर केंद्र सरकार के सॉलिसिटर ने जवाब देते हुए कहा, राज्य सरकार मजदूरों को लेने को तैयार है। कोई भी राज्य प्रवासी के प्रवेश को नहीं रोक सकता, ये भारत के नागरिक हैं। केंद्र सरकार का कहना है प्रवासियों को घर पहुंचाने तक ट्रेनें चलती रहेंगी। सरकार मजदूरों के लिए काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकारों के जरिए उन तक नहीं पहुंच रही है। केंद्र सरकार ने तय किया है प्रवासी मजदूरों को शिफ्ट किया जाएगा। मजदूर जब तक शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक ट्रेनें चलती रहेंगी। केंद्र सरकार ने अभी 3700 ट्रेनें प्रवासी मजदूरों के लिए चला रखी हैं। अभी तक 1 करोड़ प्रवासी मजदूर अपने गांव जा चुके हैं। तो इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर मजदूरों की समस्या को लेकर तीखा हमला बोला। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर प्रवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार को चाहिए वे देश के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को अगले 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रदान करे। सोनिया गांधी ने गरीब, प्रवासी, छोटे व्यापारियों और मध्य वर्ग की आवाज को केंद्र तक पहुंचाने के कांग्रेस के अभियान आवाज उठाओ के तहत कहा, पिछले 2 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कोई राहत पहुंचाने की कोशिश भी करे तो उसे रोका जाता है। जैसे हाल में भाजपा सरकार किसी न किसी बहाने पर कांग्रेस की बसों को रोका है। मनरेगा में 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करें, बहुत ही जरूरी है। अगले 6 महीने तक उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर द्वारा 7,500 रुपए डाले जाए। लॉकडाउन में मजदूरों के सामने बड़ी समस्या है। मजदूर अभी तक अपने घरों तक नहीं पहुंचे हैं। भोजन, रोजगार जैसी समस्या मुंह खोले खड़ी है। तो वहीं कहीं न कहीं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा मजदूर भुगत रहा है। सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर राहत राशि मजदूरों के खातों में डालने की मांग की है,
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रवासी मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया नहीं वसूला जाना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन्हें घर तक पहुंचाया जाए। अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो देखा आपने सरकारों का अगला कदम क्या होता है। लंबे समय से श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जाए, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकारें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः हस्तक्षेप किया, संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें उनके घर तक पहुंचाए, रास्ते के भोजन की व्यवस्था करे, स्टेशन के भोजन की व्यवस्था करे और सुनिश्चित करे कि मजदूर सकुशल अपने घर पहुंचे। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने एक बार फिर सवाल खड़े किए। इससे पहले राहुल गांधी भी कहते रहे हैं। सोनिया गांधी ने यह कहा कि सरकार लोगों की मदद नहीं कर पा रही है और जो कोई मदद करना चाहता है तो सरकार उसे निशाना बनाए। साथ ही उन्होंने कहा 7500 रुपये हर व्यक्ति के खाते में डाले जाए। चलिए तो हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुणाल चौधरी हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं और साथ ही हमारे साथ शिव अनुराग पटेरिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में बीजेपी के भी प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। तो पटेरिया साहब, आपसे ही पहले समझ लेते हैं। पहले केंद्र ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि कोई मजदूर सड़क पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिए। राज्यों को कुछ जिम्मेदार ठहराया, कुछ जिम्मेदारियां राज्यों को दी, केंद्र को दी और कहा मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि रोजगार का गहरा संकट है, लोगों को सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए। क्या कहेंगे रिजवान साहब? वास्तव में बातों का क्या, अगर आप बातें करना चाहें तो बातों में बहुत सी चीजें हल नहीं होती हैं। 65-70 दिन होने को आ रहे हैं, हिंदुस्तान सड़कों पर है। अगर राज्यों को, अदालतों को नहीं दिख रहा है तो इसमें मेरा अपराध नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है कि अगर आप सड़कों पर जाते हुए लोगों को नहीं देख रहे हैं। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें प्रवासी मजदूर कह रहे थे कि महाराष्ट्र जब निकलते हैं तो हर जगह पुलिस उन्हें डंडे मारती है। हुजूर, जिन्होंने आपके राज्य को गढ़ा है, जिन्होंने आपके विकास को गति दी है, हाईएस्ट इनकम देने वाला राज्य जिन्होंने बनाया, टैक्सेशन में राज्य बनाया, उनके आप डंडे और जूते मारते हैं। एक बच्चा मर जाता है, वो अपने माँ के आचार्य को पकड़कर उसको उठाने की कोशिश करता है, आप उन तस्वीरों को देखते नहीं है। हुजूर, बहुत देर कर दी आते आते। 65-70 दिन बाद अगर अदालत ने कहा तो मुझे लगता है सॉरी टू से आपको पहले दिन कहना चाहिए था। ये बातें सरकार को पहले दिन सचेत करना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हुआ था वैसे ही दुर्दशा प्रारंभ हो गई थी। अदालतों ने इतनी देर बाद क्यों कदम उठाया? मुझे लगता है आज जो कुछ हुआ है उससे आप चीजें कहाँ हल कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर मजदूर अपने मंजिले मकसूद तक पहुंच गए हैं। यानी 90% लोग अपने मंजिले मकसूद अपने घरों तक पहुंच गए हैं। अब 10% लोगों की बातें आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 10% को भी पहुंचाइएगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स करिएगा सरकारों की। जो सरकारें कहती हैं कि हमने पैसा नहीं लिया है, उन पर लानत भेजिएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिएगा। अदालतों के सामने झूठ बोलती हैं सरकारें कि हमने पैसा नहीं लिया। लोग रसीद दिखाते हैं। जब भोपाल में पहली एक ट्रेन नासिक से आई थी तो लोगों ने 550 रुपए की रसीदें दिखाई थी। तो या तो लोग झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है, अदालत को तय करना है। बिल्कुल सोनिया गांधी ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं पटेरिया साहब। उन्होंने कहा है कि लोगों के अकाउंट में 7500 रुपए डाले जाएं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार की गंभीर समस्या है। इस तरह के भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष का कहना बिल्कुल वाजिब है। मुझे लगता है अमेरिका की पैटर्न पर बात कर रही है। अमेरिका की सरकार ने जैसे लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, एक सर्टेन जो लिमिट है उससे नीचे जो पैसे लोग कमा रहे थे, आई थिंक $1000 पर वीक था सारा मामला। अगर उससे आप कम कमा रहे हैं तो $1250
या $1,000 उनको दिए गए थे अकाउंट में, उसे ये शायद याद नहीं है ठीक से, शायद $1,000 सबको दिए गए थे, 1250 से जो लोग कम कमा रहे थे या 1000 से कम कमा रहे थे। तो मुझे लगता है डायरेक्ट जो बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वो व्यक्ति को हमेशा मदद करता है। नगद दीजिएगा, उसको जैसा उपयोग करना है वैसा उपयोग करेगा, लेकिन अगर उसके पास में आप तरह तरह से देंगे तो पैसा, वो 20 लाख करोड़ का पैकेज मेरे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे हिस्से में कुछ नहीं आया, मीडिया कर्मियों के हिस्से में सिर्फ दिक्कत आई है, परेशानी आई है। इस चर्चा में हमारे साथ चिंतामणि मालवीय भी जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, पूर्व सांसद हैं। कुणाल, आप, न्यायालय ने आज फैसला किया है, आप लंबे समय से कह रहे थे, लेकिन राज्य सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराया है। आप लगातार मांग करते रहे हैं आप कि रेलवे तो केंद्र की है तो उसे पूरा किराया देना चाहिए, राज्य सरकारों को जिम्मेदार, किस तरह से राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर आप भी लगातार सवाल करते रहे हैं। अब राज्य सरकारों को भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है और केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी दी गई है, और सोनिया गांधी जो कह रही हैं वो तो आप लंबे समय से कह रहे हैं, नया क्या है उसमें? देखिए, सोनिया जी एकमात्र नेता हिंदुस्तान की जिन्होंने इस देश के मजदूरों की सबसे पहले चिंता करी। लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन को किया गया और उसके साथ जिस प्रकार से इस अंतिम पायदान के व्यक्ति के प्रति ना तो सोच रखी गई, ना नियत रखी गई, ना उसके प्रति विचार किया गया। पहले लॉकडाउन, दूसरे लॉकडाउन तक लगातार मजदूरों ने इंतजार किया कि कहीं ना कहीं जो उनके पास छोटा मोटा जमा पूंजी थी, लोगों की मदद से अपना जीवन सर्वाइवल की ओर कर रहे थे। पर जहां पे एक देश के अंदर जब एक एक रैली के लिए 10-10 लाख लोगों को लाया जाता है, जहां पे ट्रेन से लाके वापस छोड़ दिया जाता है घरों से एक दिन के अंदर, हमारे पास इतना बड़ा साधन संसाधन होने के बावजूद, जो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद, जब वो गरीब आदमी सड़कों पे पैदल चलता है, जब वो भूख से तड़पते हुए मरता है, कोविड से ज्यादा लोग इस देश के अंदर इस आर्थिक सुनामी के अंदर मरते हुए दिख रहे हैं, और लगातार हर वर्ग को जिस प्रकार से राहतें देने की जरूरत है। आज 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित हुआ, उसमें सिर्फ इतना समझ में आया कि इस कर्जदार प्रदेश देश के अंदर और लोगों को कर्ज के लिए दिया जाए और कैसे उनको और कर्जे की लिमिट बढ़ाई जाए, ना कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया। जो स्कीम की बात करी जा रही है, न्याय स्कीम इस बार कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में थी कि अगर देश में हम आते हैं तो न्याय के माध्यम से लोगों को, गरीबों को जीवन जीने का अधिकार देंगे। और इस विपरीत परिस्थिति में हमने मांग करी थी कि आप अगर परमानेंट इस स्कीम को नहीं लागू कर सकते तो कम से कम 6 महीने के लिए इस स्कीम को लागू करें, ताकि जो भूख से बिलखते बच्चे की अपनी मां के आंचल को निकालते हुए, जो मध्य प्रदेश का एक वाकया होता है कि एक जज के यहां से 7 रोटी चोरी करने का वाकया होता है, तो इन चीजों को शर्मसार हो जाता है कि हम इतनी बड़ी भौतिक संसाधनों को लेके जब चुनाव होते हैं तो सारी गाड़ियां खड़ी कर ली जाती है, जब चुनाव दूसरी चीजें होते हैं तो हर चीजों से हम निकल जाते हैं। पर जब इस मजदूर की बात आई तो सरकारों ने जिस प्रकार से हाथ पीछे खींचे, और ये सच्चाई है कि इस देश में ट्रेनों के अंदर पैसे लिए जा रहे हैं, बसों के अंदर पैसे लिए जा रहे हैं, हर व्यक्ति, और मैं खास तौर पर धन्यवाद दूंगा इस देश के सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक दल के लोगों का, जिन्होंने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं करी। और सरकारों में जो दुख मुझे इसलिए होता है कि आज ही मैंने भाषण में पढ़ा फ्रंट के अंदर कि एक प्रदेश अध्यक्ष किसी दल का वो आपदा में अवसर समझ के पीपीई किट में जिस प्रकार से घोटाले करते हैं, उज्जैन के भी मैं पेपर पढ़ रहा था एक विधायक के, तो कहीं ना कहीं ये दुखद पहलू है, आपदा को अवसर बना के लूटने का नहीं, लोगों की सेवा भाव का अवसर है। और इस समय जो हमारे पास साधन है, संसाधन है, उन्हें पूरा झोंक के कहीं ना कहीं गरीब मजदूरों की मदद करना चाहिए। पर सरकार सिर्फ ढोल। इस चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से चिंतामणि मालवीय जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद हैं। मालवीय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में हमने जो चर्चा की है मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, जिम्मेदारी दी है सरकारों को कि श्रमिकों को उनके घर तक निःशुल्क पहुंचाएं, भोजन की व्यवस्था करें। जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर आदेश करना पड़ा। सरकारों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए और सियासतदानों के लिए भी। दूसरा, सोनिया गांधी कह रही है 7500 रुपए मजदूरों के, गरीबों के खाते में डालिए, बहुत जरूरी है, लोगों को संबल देना है। साथ ही कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही है कि पीपीई किट जैसी चीजों में भी गुजरात का मसला हो,
कुणाल उज्जैन का भी जिक्र कर रहे थे, उज्जैन से आपका रिश्ता भी है, उज्जैन का भी जिक्र कर रहे थे और वो कह रहे थे साथ में सूरत में भी पीपीई किट में भी घोटाला हुआ है, लोग ऐसे समय में भी घोटाला कर रहे हैं। और सबसे पहले कांग्रेस ने आगे बढ़कर मजदूरों की चिंता की थी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस ने मजदूरों के साथ झूठ बोलने की बात की थी, क्योंकि सोनिया गांधी ने जब कहा था कि हम किराया दें, जबकि उसके पहले जो रेलवे है वो अपना लेटर निकाल चुका था कि 80% केंद्र सरकार देगी, 20% राज्य सरकार देगा। और राज्य सरकार इसलिए देगा 20%, 15%, सॉरी 85 और 15, तो वो इसलिए कि वो गिनती में आ सके, वो उसका जो मैनेजमेंट है उसको कर सके, ताकि सही व्यक्ति और सही मजदूर उससे उस योजना का लाभ ले सके। तो कांग्रेस ने तो ऐसे ही सेल्फ गोल किया था, उसका कोई मतलब नहीं। और उसके बाद बहुत सोनिया गांधी पर तमाम लोगों ने हंसी भी उड़ाई और कहा कि भाई ये किस तरह की सलाह और किस तरह के काम कर रहे हैं वो सबको पता है। और इसलिए केवल खेल करने का किया है, केवल छल करने का काम किया है कांग्रेस ने। उसी प्रकार हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि उन्होंने बगैर कोई बात किए, बगैर जाने और केवल हवा में कह दिया कि हमारी 1000 बसें खड़ी थी। जब 1000 बसें का पूछा तो सबको पता है कि वो किस तरह उसमें धोखा हुआ। और वो बसें भी राजस्थान सरकार की। स्वाभाविक है कि यदि आपको मजदूरों की चिंता है तो महाराष्ट्र में कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप कहते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग में नहीं है, हम जो है वहां पे मुख्य कलाकार नहीं है, हम प्रमुख खिलाड़ी नहीं है, हम केवल सहयोगी है। जहां आपको काम करना चाहिए, जहां सबसे ज्यादा मजदूर है, जहां सबसे ज्यादा परेशानी है, वहां आप हाथ खड़े कर लेते हैं और उत्तर प्रदेश में राजनीति करने जाते हैं। तो ये कौन सी राजनीतिक नैतिकता है? वास्तव में कांग्रेस तो किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं है, वो केवल राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस केवल अपना लाभ देख रही है, इसके सिवा और कोई इसमें बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये कांग्रेस की अध्यक्षता की संवेदना है तो वो भी झूठ बोल रहे हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष ने तो पहले ही झूठ बोला है। यहाँ कोई अर्थ नहीं है। और जो उज्जैन की बात मेरे भाई ने की है, तो कुणाल जी ने जी कि भाई 500 रुपए का किट है, हम 250 रुपए में देंगे। अगर किसी को नहीं ले जमता है तो वो ना ले, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। हिमाचल के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, सूरत पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से गुजरात में लिया गया है, हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ गया। गुजरात में जिस तरह से पीपीई किट को भी, वहाँ भी सवाल खड़े हुए हैं। चलिए, इस पर मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा। कुणाल, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस जो है वो सिर्फ अवसरवादिता दिखा रही है, उससे करने से कुछ नहीं होता। सरकार ने पहले ही तय कर दिया था 15 और 85, और सब सरकारें बहुत मन लगाकर अपना काम कर रही हैं। उनको करना चाहिए था तो महाराष्ट्र में करना चाहिए। ये इसी झूठ के ऊपर आज तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाचा लगातार कांग्रेस पार्टी कहती है, तो उसको झूठ बोलने की बात ये कहते हैं। कई बड़े चैनलों ने, आपके चैनलों ने, हर चैनल ने दिखाया है कि किराया मजदूरों से लिया जा रहा है। अभी यहीं 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के से 24 तारीख को एक ट्रेन निकली बिहार की, जिसके अंदर मजदूरों से किराया लिया जा रहा था। कई लोगों के किराए हमने भी जाके वहां पे दिए और लोगों को उसमें मदद करने की कोशिश करी। बात यह है कि सोनिया जी ने एक पहली बार किसी व्यक्ति ने अगर मजदूरों के प्रति चिंता करी कि कांग्रेस पार्टी उनका किराया देगी, और कमलनाथ जी ने यहां मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी कि आप मजदूरों से किराया छोड़ के जो व्यवस्थित वो हमें बताएं, हम भी किराया देने तैयार है। कई बसों से हमने केरल तक, राज्यों तक छोड़ा, दूसरे राजस्थान तक छोड़ा, गुजरात तक छोड़ा, अलग अलग राज्यों तक मजदूरों को छोड़ने का काम, लेने का काम जो व्यक्ति, और साथ में कई सामाजिक संगठन इसके अंदर बेहतर रूप से काम कर रहे हैं। पर सिर्फ झूठ बोल देना कि झुटला देना, इस बात से नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर मजदूर कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं। चिंतामण मालवीय जी को मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी अगर ये नहीं मान रहे तो ये इनकी मर्जी हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है कि चिंतामण मालवीय जी झूठ बोल रहे हैं कि अगर किराया केंद्र और राज्य सरकारें दे रही है तो मजदूर को किराया क्यों भरना पड़ रहा है? पहला सवाल। ये कह रहे हैं सारी व्यवस्था कर दी, तो चलते हुए मजदूर इस मध्य प्रदेश के दृश्य है कि बैलगाड़ी में एक बच्चा मतलब अपने परिवार को धकाते हुए ले जाता है। हैदराबाद से एक बच्चे अपने पत्नी को लेके उस ट्रॉली पे खींचता हुआ आता है। अगर इस प्रकार के दृश्यों के बाद भी झूठ बोलने की बात कर रहे हैं, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा क्यों हुआ, गुजरात में नकली वेंटिलेटरों का कांड क्या हुआ, और आपदा में भी अवसर समझ के जिस प्रकार से एक एसडीआरएफ फंड की घोषणा
वित्त मंत्री ने भी करी थी कि हमने एसडीआरएफ फंड राज्यों को दिया है कि वो कहीं ना कहीं सरकार लोगों को पहुंचाने की व्यवस्था करे, शेल्टर होम बनाने की। मध्य प्रदेश में मैं चुनौती देता हूं, एक भी जगह अगर ऐसा शेल्टर होम दिख जाए, एक भी जगह सरकारी वयोजन व्यवस्था दिख जाए, चाहे रीवा के अंदर की घटना हो डंडे मारते हुए, चाहे बड़वानी के पास उस बॉर्डर की घटना हो, लाखों लोग वहां पड़े और झूठ बोलना बंद करके अभी भी इस आपदा को आपदा समझिए। लगातार इस आपदा को अवसर समझ के लूटने की बात। 600 रुपए की किट 250 रुपए में बेची, ये मुझे मालूम है कि वहां पे आटा कितने, गेहूं कितने लोगों से, कितने सचिवों से लिया, उसका क्या किया और क्या नहीं, स्पष्ट है जनता के बीच में सारी चीजें। पर मेरा आग्रह है कि जो काम करना चाहिए, आज गरीब मजदूर मर रहा है, अगर आप मैं आपके पास में लौटूंगा, फिलहाल मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। मालवीय जी, मालवीय जी, मैं आपको मौका दूंगा। मालवीय जी, समझोगे, आप दोनों आपस में बात मत कीजिए, आप दोनों आपस में बात मत कीजिए, आप दोनों आपस में बात मत कीजिए। सोनिया जी, कांग्रेस तकनीकी को समझिए, हमें इस तकनीक के साथ चलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के चैनलों पे, रिजवान सर के चैनल पे आप चला है, दोनों लोग बात मत कीजिए, इनके चैनल पे चला है। अब आप दोनों आपस में बात मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कुणाल थोड़ा रुक जाइए, कुणाल थोड़ा सा रुक जाइए। बात है कि चिंतामणि बेची गई, जब रेलवे ने अपने स्टॉल खोले नहीं तो भैया टिकट किसने बेची? ये वही कांग्रेस का शासन तो है नहीं जिसमें घोटाले हो जाए तरह तरह के। चिंतामणि जी, चिंतामणि जी, अरे आप दोनों गंभीर लोग हैं, कॉलेज के अंदर टिकट, अरे आप दोनों गंभीर लोग हैं, अपने अपने समय पर बोलिएगा। वहाँ टिकट बेचने का बता रहे हैं आपके टिकट, आप दोनों गंभीर लोग हैं, आप दोनों लोग गंभीर हैं, अपने अपने समय पर बोलिए। कॉलेज भोपाल, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। टोकन बांटे टीचर, अरे थोड़ा लोगों के पास स्टेटमेंट। कुणाल थोड़ा सा रुक जाइए। मालवीय जी आप भी रुक जाइए, मालवीय जी आप भी रुक जाइए, मालवीय जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? थोड़ा रुक जाइए। मैं आप दोनों को मौका दूंगा, समय समय पर दूंगा, दोनों को मौका दूंगा अपनी बात कहने का। श्री अनुराग पटेरिया साहब, मालवीय साहब ने कहा कि 85 और 15 का इंतजाम किया गया, इसलिए कि 15 इसलिए किया गया कि काउंटिंग हो सके। ये काउंटिंग का कौन सा तरीका है? बिना 15 के भी काउंटिंग हो सकती है। राज्य सरकार एक सर्टिफिकेट देती कि भाई ये लोग हैं, ये लिस्ट बना ली हमने। काउंटिंग उसमें कौन सा आधार है? और सरकार जब 85% उसका योगदान है तो 10% राज्य सरकारों पर डालने का को करके, क्या ये कोई डिले टैक्टिस है या कोई और सोच है उसके पीछे? आप कैसे देखते हैं इसको? और दोनों दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन खुद जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। कांग्रेस कह रही है कि आप 7500 रुपए डालिए, मालवीय साहब कह रहे हैं कि ये तो सियासत कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने बस दी, वो कहते हैं इन्होंने बस ही नहीं दी। तो ये हम तो इस सब चर्चाओं में बेबस होते जा रहे हैं, और श्रमिक खास तौर से बहुत बेबस है, अभी भी भटक रहा। बहुत मार्मिक दृश्य देखने मिल रहे हैं। एक दृश्य वो एक बच्चे का देखने मिला कि जो अपनी माँ के स्तन से लिपटा हुआ था, फिर माँ का आंचल हटा रहा था, खींच रहा था, और उसकी माँ जब तक दुनिया छोड़ चुकी थी। तो ये जो चीजें हैं ये चिंता में तो डालती हैं हमें, और सबको डालती होंगी। क्या कहेंगे आप? रिजवान साहब, सियासत का रंग ही कुछ ऐसा है। सियासत चाहे किसी भी पार्टी हो, उनका एक अंतिम लक्ष्य राजनीति होता है। सियासत और राजनीति पर्यायवाची शब्द हैं उर्दू हिंदी के, लेकिन उनका मतलब कुल मिला के दाव पेच होता है। जहां तक टिकटों का मामला है, हो सकता है ट्रेनें बिना पैसे के चली हों, लेकिन मैंने जो टिकट देखा था हबीबगंज पे, वो 550 रुपए का नासिक से भोपाल आने वाली ट्रेन पे लोग दिखा रहे थे। दुनिया भर के चैनलों में चला था। कुणाल भाई की बात पर मैं अविश्वास नहीं करता हूँ। सरोजिनी नायडू स्कूल वाला मामला है तो सारे अखबारों में आया था। चिंतामणि जी भी सही कह रहे हैं, हो सकती है बहुत सी ऐसी ट्रेनें चली हों। लोगों ने कहा था एक गिमिक है। ट्रेन जो रेलवे मंत्रालय है उसने फुल फेयर के आधार पर 85% छूट देने की बात कही है। वैसे ही वो छूट देते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम आपको आधे से ज्यादा में छूट के साथ टिकट देते हैं, जो भी गोलमाल रहा हो। लेकिन नासिक से भोपाल का किराया सामान्य रूप से ही 550 रुपए लगता है, और जो श्रमिकों से लिया गया है, या तो किसी बीच वाले ने ले लिया, या किसी दलाल ने ले लिया, या किसी अफसर ने खा लिया। मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। तो प्रिंटेड टिकटें हैं, उसमें ना कोई दलाल आ सकता है, ना कोई आ सकता है। टिकट प्रिंटेड थी, और जाहिर है कि उस 85% सरकार कह रही है, जिसका दावा कर रही है, उसमें से तकरीबन 50% तो वो हमेशा आम दिनों में भी देती है, हमेशा देती है।
सभी यात्रियों को लगभग 47% से 50% के आसपास का लाभ मिलता ही रहा है। अब उसने 85% कर दिया, लेकिन टिकट तो प्रिंटेड थी और वो टिकट राज्य सरकारों को वितरित करनी थी, स्थानीय नोडल एजेंसियों को वितरित करनी थी, लेकिन उन पैसे किसको भुगतान करना था ये अलग बात है, लेकिन ये भुगतान हुए। बिल्कुल मैं खा सकते हैं, मैं कोई एकदम आरोपी लगाने की स्थिति में नहीं हूं। टिकट बेचे गए हैं, बैंक सरकार ने बेचे हैं, व्यक्ति ने बेचे हैं, दलालों ने बेचे हैं, इसकी जांच होना चाहिए। और अगर आपके पास पते हैं तो उनके 550 रुपए वापस पहुंचाइएगा। विजुअल्स हैं, लोगों के स्टेटमेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गुजरात से डिंडोरी तक जो बसें पहुंची हैं वो 60-60 हजार रुपए में बसें किराए पे ली गई थी। तो देखो पैसा चला है, सरकार भी, लेकिन सरकारें असफल साबित हुई हैं, समाज सफल साबित हुआ है। फिर मैं कहूंगा कुणाल जी ने जो कहा, समाज आगे आया है, व्यक्ति के तौर पे लोग आगे आए हैं, लेकिन सरकारें, मुझे लगता है कि सरकारों से जो अपेक्षा थी, खासतौर से गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों से, वो पूरी नहीं हुई। मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है, मध्य प्रदेश ने अपने स्तर पर बहुत कुछ किया है, लेकिन जिन राज्यों से डंडे मार के लोगों को हकाला गया, उन सरकारों से पूछना चाहिए कि हुजूर आपने इतना पैसा कमाया जिनसे, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं। मालवीय साहब क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार आपके सहयोगी सरकार के हैं, उन्होंने कहा कि मजदूरों को उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। जाहिर है मजदूरों से पैसे लिए गए थे। जिम्मेदारी भाई सरकार भी करें, तो जितनी दक्षता है, जितना निर्णय कौशल है, उसके अनुसार ही किया जा सकता है। परिस्थितियों इतनी विकट है, उस विकट परिस्थिति में जो बेहतर हो सकता है वो सरकार ने किया। इसलिए सरकार पर आक्षेप का भी कोई सवाल नहीं। ये मुसीबत, ये प्लाइट हम सब पर है और पूरे समाज पर है, और स्वाभाविक रूप से जो गरीब है, जो निर्धन है, जो निशक्त है, उस पर ज्यादा उसकी मार होती है। हम कैसे उसको बचा सके, वास्तव में जिम्मेदारी सरकारों के साथ समाज की भी है, हम सब की है। तो राजनीति का इतना विषय नहीं है, लेकिन कांग्रेस को हर स्थान पर सिर्फ राजनीति दिखती है, और वो भी वहां दिखती है जहां निकट भविष्य में चुनाव होना है। इसलिए ज्यादा राजनीति जो है वो सरकारें, जो कांग्रेस है, वो वही कर रही है। मेरा सवाल था आपसे कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम किराया वापस कर देंगे, इसका मतलब है किराया लिया गया। ऐसा माना जा सकता है कि संदेश सही नहीं पहुंचा, ऐसा माना जा सकता है कि ठीक ढंग से ये अचानक हौच पौच की स्थिति हो गई, उसके कारण हो गया। दूसरा एक सवाल और बार बार उठता है कि श्रमिकों को ये विश्वास नहीं दिला पाए आप, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार श्रमिकों को ये विश्वास नहीं दिला पाई कि उनके लिए सारे माकूल इंतजाम होंगे। एक छोटे से कमरे में ढेर सारे श्रमिक थे, भोजन की व्यवस्था उस तरह की नहीं हो पाई, उन्हें सड़कों पर निकलना पड़ा, और यही कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर श्रमिक संक्रमित हुए और अब वो अपने अपने गंतव्य की ओर चल पड़े हैं, तो संक्रमण उनके कारण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। मालवीय साहब। हाँ, निश्चित रूप से इनकार कोई नहीं कर सकता इस परिस्थितियों से, क्योंकि वो कई लोगों को छूते हुए, कई लोगों के साथ रहते हुए वहां तक पहुंचे हैं, तो इसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें जो प्रशासनिक कौशल का दोष या सरकारों का दोष कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, भाई रोका नहीं जा सकता। जितना भोजन की व्यवस्था बन सकी की, क्योंकि अभी ज्यादा पूरा प्रशासन लगा था कोरोना का रोकने में, तो ज्यादा ताकत जो है वो प्रशासन की, कलेक्टर की और तमाम हर तरह की, और नई सरकार बनी तो सरकार में भी तमाम व्यवस्थापन करना। तो मध्य प्रदेश में तो बेहतर हुआ, ये बात ठीक है कि बिहार की अपनी समस्या है, वहां सबसे ज्यादा मजदूर है और पूरे देश से मजदूर बिहार पहुंचे, क्योंकि बिहारी जो है वो पूरे विश्व में है, पूरे देश की तो छोड़िए, तो बड़ी संख्या में बिहारी मजदूर वापस लौटे। तो उत्तर प्रदेश की समस्या, तो ये समस्या वहां है। इसलिए अगर उन्होंने कहा है कि साहब आप अभी कीजिए, हम बाद में करेंगे, तो ये उस समय की या उस परिस्थिति विशेष की बात है, और ऐसा किया ही जाना आवश्यक भी था। तो इसमें कुछ नया नहीं है। कुणाल, कुछ कहना चाहते हैं आप? सीधे कहूंगा कि इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं मैं, इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। अगर ये सरकारों के प्रयास काफी थे, सरकारों ने सही काम किया, तो सड़क पे मरता हुआ मजदूर क्यों दिखा, रेल से कटता हुआ मजदूर
मजदूर कैसे दिखा, इस देश में भूख से मरता हुआ मजदूर कैसे दिखा। अगर मजदूर भूख से मरता है, रेल से कट के मरता है, और जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं होती है, और ये बात कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति नहीं, अगर आप मेरा आपसे एक सवाल है। जी महाराष्ट्र में सर्वाधिक मजदूर है, गुजरात में भी बहुत बड़ी संख्या में है, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी संख्या में है, देश के अन्य महानगरों में भी बड़ी संख्या में मजदूर है, लेकिन महाराष्ट्र में भी है। और इस समय महाराष्ट्र पर सवाल जब खड़े होते हैं, राहुल गांधी ने एक जवाब दिया कि हम उसकी ड्राइविंग सीट पर नहीं है। जाहिर है कि वो एक सहयोगी दल है। वहाँ महाराष्ट्र में जो भी सवाल खड़े होते हैं उसकी जिम्मेदारी से आप कैसे बच सकते हैं? वहाँ की सरकार को भी कुछ सबक देना चाहिए, कुछ उन्हें सिखाना चाहिए। और मजदूर महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में आए हैं, और महाराष्ट्र में उस तरह के माकूल इंतजाम नहीं हो पाए, ये आरोप लगते रहे। महाराष्ट्र सरकार के भी अपने तर्क है, अपने जवाब हैं बहुत से, लेकिन ये जो असमंजस की स्थिति है उस पर क्या कहेंगे? हर सरकारों का दायित्व है ये बात कि महाराष्ट्र से मजदूर नहीं आए, कि गुजरात से नहीं आए, हर जगह से आए। मोरबी से भी मैंने एक बस ट्रेन बुलवाई जिसके अंदर किराया दिया, वहां के हमारे अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने पूरी ट्रेन का कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। मैं पुणे की बात बताऊं, महाराष्ट्र के हमारे दोस्त थे विश्वजीत कदम, डॉक्टर विश्वजीत कदम वहां पे मिनिस्टर है, उनने 3 ट्रेनों का किराया, मध्य प्रदेश की ट्रेनों का किराया पूरा भरने का काम करा मजदूरों का। उसके आप चाहो तो मैं विजुअल भेज दूंगा, आप चाहो तो उसके सारी चीजें भेजने का भी काम कर दूंगा, जो महाराष्ट्र के पेपरों में छपी है, महाराष्ट्र के अखबारों में छपी है। स्पष्ट रूप से जिस तरह की व्यवस्था पूरी एक संघीय व्यवस्था की तरह जो काम होना चाहिए था, आज तक इंदौर के अंदर टीवी की मशीनों से हमारी टेस्टिंग होती है, जो रोज की मशीनें पूरे देश में जो सेंटर्स डेवलप हुए, चाहे मुंबई हुआ हो, चाहे दिल्ली हुआ हो, चाहे इंदौर हुआ है, एक सेंट्रलाइज व्यवस्था की तरह इनको देखना चाहिए था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आंख उठा के ये बात नहीं कर पाए कि रोज की मशीन दी जाए जिससे 4000 5000 टेस्ट रोज होते, ताकि हम टेस्टिंग हमारी कैपेसिटी बढ़ने का काम हो। लगातार जिस नियत और नीति की बात है, और जो 7,500 रुपए आज इस देश की जरूरत है कि वो मजदूर, वो गरीब जिसने 6-6 महीने बड़ी मुश्किल से अपनी आमदनी से कुछ कमाया था, आज आपने 2 महीने उसे रोज खाने कमाने वाले को, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे होटल के अंदर वेटर हो, अलग अलग वर्गों के गरीब, और मैं तो कहूंगा बीड़ी के छोटे बोतल, हर व्यक्ति की सैलरी में कमी आई है, हर व्यक्ति के रोजगार खत्म हुए। अगर आप उस बात को भी, अगर लेकिन ये आपदा तो किसी सरकार ने नहीं पैदा की ना, ये संक्रमण है, गंभीर है, और इससे सबको निपटना पड़ेगा। चिंतामणि जी, मेरा आप इस पर क्या कहेंगे? वहाँ ऑटो वाला है, वहाँ ऐसा है, ना किसी का रजिस्ट्रेशन है, ना किसी का कोई, ये जो है ना जादू की अपेक्षा ये मध्य प्रदेश के 15 साल की सरकार में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? चिंतामणि मालवीय जी, मध्य प्रदेश में 15 साल आपकी सरकार, जवाब दे लेने दीजिए कुणाल, उन्हें अब अपना जवाब दे लेने दीजिए। समाधान की बात कीजिए जी, समाधान की तो बात करिए, कुणाल उन्हें जवाब दे लेने दीजिए, समाधान की बात करिए, कुणाल उन्हें जवाब देने दीजिए, उन्हें जवाब देने दीजिए। रजिस्टर्ड जो सड़क पर चल रहा है उस मजदूर को जाकर के दे दे। ऐसी कौन सा मैकेनिज्म है जो सड़क के मजदूर को 7,500 रुपए दे दे? बीच में कांग्रेस के जो स्वभाव के लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले, क्या वो 7,500 में से 7,000 नहीं ले लेंगे? तो कोई मैकेनिज्म नहीं है मेरे भाई, और इसीलिए सरकार ने जनधन खाते आपने खोले हैं, मालवीय साहब, जनधन खाते आपने खोले हैं, डाल दीजिए उसमें अगर आप खोलने की स्थिति में है। और एक सवाल पूछा था, सरकार ने पैसे डाले, एक सवाल पूछा था, कुणाल आप बस कीजिए, एक सवाल पूछा था शिव अनुराग पटेरिया साहब ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि ये श्रमिकों को अगर आप कुछ देंगे तो बेहतर होगा, ये जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि ये जरूरी है, अगर आप श्रमिकों को कुछ देंगे तो उससे श्रमिकों की भी बेहतरी होगी, अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। तो उस पर कुछ कहेंगे आप? मालवीय साहब। हाँ जरूर। देखिए, मनरेगा का 40,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया, मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे बड़ी राशि है। जब इनके जमाने में 25,000 करोड़ 20,000 करोड़ जो है पूरे देश में मनरेगा का होता था। जहां तक दिन बढ़ाने की बात है, वो अगर प्रॉपर जाएगा तो 100 से 200 दिन भी किया जा सकता है। सरकार को तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह नीचे तक पैसा पहुंचाना, और नीचे पैसा उनकी जो बात थी वो आपको और स्पष्ट करके बता देता हूं। उन्होंने ये कहा
कि ये जो आपने राहत पैकेज दिया है, हमारे हिस्से क्या आया श्रमिकों सहित, हमारे भी, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमारे हिस्से क्या आया, श्रमिकों के हिस्से क्या आया, वो सवाल उन्होंने किया था। कुछ बताएंगे उस पे, क्या आया हमारे हिस्से? मोची को क्या मिला, नाई को क्या मिला, धोबी को क्या मिला, या दूसरे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को क्या मिला, ये मेरी जानने में दिलचस्पी है। हाँ, निश्चित रूप से ये अभी तक तो नीचे नहीं आ पाया, ये सवाल बहुत वाजिब है जी पटेरिया साहब का कि भाई एकदम तुरंत कैसे आया, लेकिन उसमें समय लगेगा, वो आएगा। अब एकदम अभी बीमारी से ही निपटने में सब पूरी सरकार लगी है, और उसको कहां से आया? जो रजिस्टर्ड थे उनके खाते में पैसा सरकार ने डाल दिया और सीधे डायरेक्ट उनके खाते में आ गया ट्रांसफर होकर के। अब और 500 रुपए दे दिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और है कि आप कह रहे हैं राज्य सरकारों ने उस तरह से उसको हिकमत से काम नहीं लिया। राज्य सरकारों का ये कहना है, खास तौर से वो जो आपके समर्थक सरकारें नहीं है, उनका ये कहना है लॉकडाउन का निर्णय आपने तत्काल लिया, विश्वास में नहीं लिया, न सरकारों को, राज्य संघीय स्थिति में न राज्य सरकारों को विश्वास में लिया और ना ही विपक्ष को विश्वास में लिया। आपने अचानक ये निर्णय लिया। यदि आप समय रहते, कुछ सोच समझ, कुछ रणनीति के साथ इस पर काम करते, तो इस तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बनती। देखिए, निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि ये परिणाम उसके सकारात्मक है। तो जहां छोटी छोटी आबादी वाले देशों में 5-5 और 10-10 लाख जो है वो मरीज हो गए, लेकिन 2 महीने बाद भी या 3 महीने बाद भी हमारे यहाँ केवल 1-1.5 लाख मरीज है, उसमें से भी करीब 60,000 अच्छे हो सके हैं, हो चुके हैं। तो ये हमारी सरकारों की सफलता है, इसलिए निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। ये निर्णय अच्छा था, विश्व की तमाम एजेंसियों ने इसकी पुष्टि कर दी है और इसकी प्रशंसा की है। और ये कि आपने इनसे क्यों नहीं पूछा, उनसे क्यों नहीं पूछा, और कांग्रेस को इस तरह की आदत है कि साहब नोटबंदी हो तो हमको पहले बताओ, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हो तो पहले हमको बताओ ताकि हम पाकिस्तान को बता सकें, ऐसी तमाम चीजें, नोटबंदी हो तो पहले हमें बता दो ताकि हम अपने नोट जो है वो काम पे लगा सकें, व्यवस्थित कर सकें। तो ये पहले बता करके और करने की कोई काम नहीं है, ये तो अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए। परिणाम अच्छा है तो फिर प्रशंसा कीजिए। ये बड़ा अजब है पटेरिया साहब, एक तरफ हम संघीय ढांचे की बात करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि ये संकट का समय है, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, विपक्ष को भी विश्वास में लेना है, और दूसरी तरफ अविश्वास भी इतना जबरदस्त है कि हम कहते हैं फलाने को बता दोगे, ये बताएंगे तो ठिकाने को बता दोगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे। तो क्या अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इसमें। लगता है शिवराज पटेरिया जी से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार प्रयास कीजिए जल्दी से, वरना फिर समय समाप्त हो गया। पटेरिया जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? पटेरिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो जैसा कि सबके अपने अपने तर्क हैं, संघीय व्यवस्था में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को विश्वास में लेके चलना पड़ता है। मेरी कमीज ज्यादा उजली है, इससे काम नहीं चलता। और ऐसे समय में, संकट के समय में, तो एकजुट होना, एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, और यही वक्त की मांग भी है, यही ज़रूरत भी है। कांग्रेस बार बार कह रही है, उस किन आधारों पर वो कह रही है, कैसे सरकार इतना बड़ा बजट लाएगी, 7500 रुपये सबके अकाउंट में डालने के लिए बात कर रही है। अर्थशास्त्रियों से इस पर कुछ संवाद होना चाहिए। राहुल गांधी ने कई लोगों से संवाद किया भी है। तो चलिए, ये जो संवाद लगातार होता रहा है, जिस तरह से होता रहा है, उस पर चर्चा भी करनी बहुत ज़रूरी है, और विपक्ष के अनुभवी लोगों के अनुभव के साथ भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। अब सरकार कितना इस पर पालन करती है, कैसे करती है, क्या करती है, ये तो वक्त बताएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चिंतामणि जी आप हमारे साथ जुड़े, कुणाल चौधरी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवराज पटेरिया जी भी हमारे साथ जुड़े थे। तो बस सवाल यही है कि संघीय व्यवस्था में, संघीय ढांचे में एक दूसरे को साथ लेके चलना होता है, और इस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एहसास कराया है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से करें, श्रमिकों को परेशानी ना हो, उनकी परेशानियां कम करें, उन्हें भोजन की व्यवस्था करें, इसलिए कि लंबे समय से श्रमिक भटक रहे हैं, उनके लिए माकूल इंतज़ाम करें, ट्रेन से करें, बस से करें, चाहे जैसे करें, उनका माकूल इंतज़ाम करें और उन्हें उनके घर पहुँचाएँ, उनके रोज़गार की भी चिंता करें। वहीं सबसे जो बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस, वो लगातार कह रहा है कि लोगों के
अकाउंट में सीधे पैसे डालिए। अभी तक आपने वैसा कुछ नहीं किया है। जो राहत पैकेज है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी को और तत्काल क्या मिलने वाला है। चलिए, इन सब के बीच सवाल बदस्तूर जारी रहेंगे, कोशिशें भी जारी रहेंगी और ये भी कोशिश होगी कि लोग विश्वास करें, लोगों में अविश्वास न बढ़े। शासन पर, सिस्टम पर उनका विश्वास बढ़ना चाहिए और ऐसे संकट काल में हमको एक दूसरे की मिलकर मदद करनी चाहिए। और समाज से बहुत लोग ऐसे निकले हैं, उनको भी ऐसे समय में साधुवाद है और ऐसे समय में उन्हें सैल्यूट करना भी जरूरी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।